तो स्टार्ट क्या करना है, बिल्डिंग एंड वर्किंग ऑफ पोल से मुजफ्फर सर पढ़ा रहे हैं इसको। मुजफ्फर सर ने जो कंप्लीट किया हुआ है अभी तक, वो है आपका जियोलॉजी वाला पार्ट ना। ये वाला पार्ट सर पढ़ा रहे हैं अभी। नेक्स्ट जो होगा, ओपनिंग ऑफ पोल सिम्स, डेवलपमेंट एंड लेआउट ऑफ माइन इंक्लूडिंग सरफेस एंड अंडरग्राउंड अरेंजमेंट, सर का ही है। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा। और इसमें है पहला, चॉइस ऑफ मेथड ऑफ माइनिंग पोल सिम्स एंड फैक्टर, जैसे जियोलॉजी है या फिर जो ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन है वो कैसे, और अलॉन्ग विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है कैसे अफेक्ट करते हैं कि अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड अगर चूज कर रहे हैं तो क्यों चूज करेंगे। और जो फर्दर अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड्स में जैसे कि बोर्ड एंड पिलर है, लॉन्ग वॉल माइनिंग है, तो बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल माइनिंग में से कौन सा चूज कर सकते हैं, गिवन दैट कि हमें पता है कि जियोलॉजिकल कंडीशन कैसा है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसा है, इन्वायरमेंटल रेस्ट्रिक्शन कैसे हैं, तो सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कौन सा मेथड ऑफ चॉइस होगा वो हम लोग देखेंगे। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड में जो आता है बोर्ड एंड पिलर मेथड और लॉन्ग वॉल माइनिंग। तो अगर अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड को ब्रॉडली मैं करूँ कैटेगराइज, तो ब्रॉडली कौन कौन से मेथड आएंगे, तो बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल माइनिंग। और फर्दर बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल माइनिंग के फर्दर मॉडिफिकेशंस हैं, लेकिन जो उनका जो फंडामेंटल है वो दोनों मेजरली यही है, बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल माइनिंग। बोर्ड एंड पिलर का दूसरा जो नाम है रूम एंड पिलर माइनिंग, क्योंकि डिपेंड करता है कि ज्योमेट्री कैसी है, रिलेटिव ज्योमेट्री में बोलूँगा, जो गैलरीज हैं या फिर गैलरीज और पिलर जो होता है उन दोनों का रिलेटिव ज्योमेट्री कैसा है उसके हिसाब से। और इन जनरल मैं बोल सकता हूँ कि जो यूएस में यूज़ करते हैं उसको टर्म करते हैं रूम एंड पिलर माइनिंग, और हमारे यहाँ जो यूज़ करते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड बोलते हैं उसको। और बोर्ड एंड पिलर में भी हमें देखना है कि कैसे हम लोग डिज़ाइन करें, उसका स्टेचुटरी प्रोविजंस क्या है, कितने डेप्थ पे कितना होना चाहिए पिलर विड्थ, लाइक दैट। और मैकेनाइज लोडर कैसा है, कंटिन्यूस माइनर यूज़ करते हैं, फिर कंटिन्यूस माइनर का एक्सटेंशन जो होगा आपका बोल्टर माइनर, तो बोल्टर माइनर यूज़ कर रहे हैं तो उसका साइकिल कैसा है, ये सब हमें देखना है बोल्टर माइनर में। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बोल्टर माइनर की सेटिंग नहीं करना है चॉइस की। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रहा है सबको। स्क्रीन दिख रहा है। सर गेट का क्लास है क्या, अजय? बेसिकली डीजीएमएस है। डीजीएमएस के लोगों के लिए उनका सिलेबस, आप अगर सिलेबस देखो ये वाला, तो उन्हीं पे फोकस्ड है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो डीजीएमएस का सिलेबस है जो आगे आपके काम आएगा। हाँ, बेसिकली फंडामेंटली जो है सब सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंशन है इसमें। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है ये सब, तो उसके लिए बेसिकली है ये सब। तो इसको समझ लेते हैं। गेट के लिए नहीं है अजय एज सच, तो हाँ, लेकिन अगर आप इसको करते हो तो हाँ थोड़ा फायदा तो होगा, उसको मैं मानता हूँ। और लॉन्ग वॉल माइनिंग में भी जो मेथड ऑफ ड्राइविंग है सिंगल, जैसे कि रोड हेडर यूज कर रहे हैं हम लोग, मल्टीपल हेडिंग गेट रोड है, तो एडवांसिंग रेट, जो रिट्रेटिंग रेट या फिर एडवांसिंग रेट बोलते हैं लॉन्ग वॉल फेज का, वो इसके लाइन में हो जो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हमेशा एडवांस में करते हैं हम लोग, तो ऐसा ना हो कि हमारा फेस रीच करके हमारा डेवलपमेंट अभी मीट ही नहीं कर पाया जो हमारा डेडलाइन था या फिर टाइमलाइन जो हमने फिक्स किया था उसके लिए। मल्टीपल हेडिंग गेट रोड के लिए हम लोग जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ ड्राइविंग है गेट रोड का, वो शायद यूज़ ना कर पाएँ, तो उस केस में कंटिन्यूस माइनर यूज़ कर सकते हैं, बोल्टर माइनर यूज़ कर सकते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस क्या होना चाहिए, एडवांसिंग होना चाहिए या फिर रिट्रेटिंग होना चाहिए। अगर एडवांसिंग है जो कि ऑब्सोलीट है, जनरली एडवांसिंग अभी हम लोग नहीं यूज़ करते, पहले यूज़ करते थे, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस है गेट रोड एडवांस में मैनेज करना। अगर केव हो गया या फिर स्टोइंग हो गया तो जनरली स्टोइंग के साथ एडवांसिंग यूज़ करते थे, और केविंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो गेट रोड है उसको मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर लॉन्ग वॉल फेस का ओरिएंटेशन कैसा होता है, अगर स्ट्राइक के अलॉन्ग है या फिर डिप के अलॉन्ग है, तो फिर
किस केस में हम लोग डिप के अलॉन्ग रखेंगे, किस केस में उसको रखेंगे स्ट्राइक के अलॉन्ग या फिर डिप के अलॉन्ग, वो सब देखेंगे। और फिर जो गेट रूट डेवलप कर रहे हैं हम लोग, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या होना चाहिए सो दैट इट इज स्टेबल व्हाइल वर्किंग द लॉन्ग वॉल फेस। अब ये तो गेट रूट की बात हो। फेस पे आते हैं तो फेस को सपोर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं पावर सपोर्ट, शील्ड सपोर्ट इसे भी बोलते हैं। और जैसे फेस हमने पूरा एक लॉन्गल पैनल माइन कर लिया, दूसरा डेवलप हो चुका है, उस केस में हमें जब दूसरे फेस पे मूव करना होगा तो उस केस में फेस ट्रांसफर करेंगे। और जो फेस से माइन करने के लिए जो शेयरर है या फिर फ्लॉ है, फ्लॉ जनरली इंडिया में हम लोग अभी नहीं देखते हैं और अदर कंडीशंस में भी अभी नहीं देखते हैं, पहले यूज़ करते थे। अभी तो शेयरर जनरली यूज़ करते हैं, तो शेयरर यूज़ करेंगे, फ्लॉ यूज़ करेंगे। तो शेयरर और फ्लॉ में फिर देखेंगे कि क्या होना चाहिए। अगर क्लीट है पोल के फेस पे तो उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी है मैक्सिमाइज की जा सकती है। तो उसके बाद आता है जैसे हमने माइंड कर लिया, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो आइडिया लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा तो ऐसे डिस्करेज होने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद आते हैं पीरियोडिक और मेन फॉल। मेन फॉल क्या होता है, पीरियोडिक फॉल क्या होता है। तो जैसे केविंग हम लोग रिट्रीट करते करते आ रहे हैं या फिर एडवांस करते करते जा रहे हैं, तो जो पीछे का जो गोफ एरिया है जो कि अनसपोर्टेड है, जो वर्ड क्रिएट हुआ है, वो उसके ऊपर जो रूफ है वो कभी ना कभी केव करेगा। जब वो केव करेगा तो किस केस में उसको लोकल फॉल बोलेंगे, किस केस में मेन फॉल बोलेंगे, और कब उसको पीरियोडिक फॉल बोलेंगे। उसी से रिलेटेड टर्म है मेन वेटिंग, पीरियोडिक वेटिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एग्जैक्टली दोनों होते क्या, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। मिनी और शॉर्ट वॉल माइनिंग। तो शॉर्ट वॉल माइनिंग होता क्या है बेसिकली, लॉन्ग वॉल क्या होता है बाय डेफिनेशन अगर बात करें तो लॉन्ग वॉल में क्या करते हैं, इसको शॉर्ट वॉल क्यों बोल रहे हैं। और कम्युनिकेशन एंड टेलीमॉनिटरिंग, अगर फेस पे है तो फेस से सरफेस पे कम्युनिकेशन से होगा, या फिर इन केस फुल्ली ऑटोमेटेड लॉन्ग वॉल फेसेस, जो कि केस है अगर आपको पता हो एड्रियाला में हमने यूज़ किया है अभी, तो ऑटोमेटेड है लेकिन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑटोमेटेड है, वहाँ हम लोग सेल्फ सपोर्ट पे क्या हो रहा है, फेस पे क्या हो रहा है, हम लोग एक मॉनिटरिंग रूम में जाके मॉनिटर कर सकते हैं हमेशा, और लाइव है डेटा वहाँ पे। फिर थिक सिम माइनिंग है, बोर्ड एंड पिलर है, लॉन्ग वॉल मेथड है, तो कैसे मल्टी सेक्शन में माइन करेंगे। और फिर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा उसमें भी, कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम लोग, यानी कि अगर सीम ऐसी है कोई आपकी। तो अगर एक सीम का थिकनेस है, इसको मुझे देखना पड़ेगा कैसे होगा ये। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं डिसेंडिंग, या फिर ऐसे वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं असेंडिंग, तो उसके इसमें कैसे माइन करेंगे। अगर बांग ऊपर केप कर गया तो नीचे क्या हमको कैसे रूफ मैनेज करेंगे नेक्स्ट वाले में, वो सब उसमें आगे वाले पर डिस्कस करेंगे। फिर अंडर मिनिंग मेथड क्या होता है, सब लेवल में क्या होता है। सब लेवल जैसे कि हमने फ्लोर से माइन किया, ऊपर वाला थिक पोल से में कुछ बच जाएगा ऊपर पोर्शन यहाँ पे, तो उस पोर्शन को कैसे केप करेगा, अगर केप करता है तो हम फेस पे कैसे पोलर ट्रांसलूट करेंगे, वो सब देखना है हमें। और अदर मेथड ऑफ माइनिंग बेसिकली उसका मॉडिफिकेशन है, थिन सिम के लिए कैसे करेंगे, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है, कोल बेड मीथेन है, कोल माइन मीथेन है। ओपन कास्ट माइनिंग मुजफ्फर सर ही बेसिकली कवर करेंगे। और अंडरग्राउंड मेथड में देख रहा हूँ, तो मैं अंडरग्राउंड मेथड कंटिन्यू करूँगा। तो डिसकंटिन्यूअस साइकिल मेथड ऑफ एक्सकेवेशन एंड ट्रांसपोर्ट, बकेट फिल है तो कंटिन्यूअस में आएगा, सॉइल डंपर है तो डिसकंटिन्यूअस में आएगा, साइकिल क्या होगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सर का है, वो अपना सर देख लेंगे कैसे हमको कंटिन्यू करना है। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक मैकेनिक्स फॉर डिजाइनिंग द मेथड ऑफ माइनिंग एंड स्टार्टर कंट्रोल। अब जैसे हमने लॉन्ग वॉल में देखा था, बोर्ड एंड पिलर में देखा था स्टार्टा केव कर रहा है, उससे भी पहले एक चैलेंज था कि जो गेट रोड है उसको कैसे मैनेज करना है, और या फिर गैलरीज जो है उसके इसमें कैसे मैनेज करना है। तो बैरियर पिलर बीच में अगर हम लोग पैनल के माइनिंग सिस्टम के बीच में बैरियर रखते हैं तो वो कैसे रखना है, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस कर पाएंगे। फिर रॉक मास कब केव करेगा, कब हमें बम के कंडीशन जनरेट होंगे। और जो लोकल सपोर्ट है, यानी फिर जो आर्टिफिशियल सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, वो दो केसेस हैं। एक ध्यान से देखो आप, सपोर्ट है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ अभी इस स्टेज पे, जैसे हम लोग रॉक बोल्ट कर रहे हैं वो, और रॉक बोल्ट में भी अगर हम लोग
कर रहे हैं जिसमें कि हम पहले टेंशन प्रोवाइड करते हैं, तो रीइंफोर्समेंट का एक एग्जांपल हो जाएगा। जो सपोर्ट है, जैसे हमने प्रॉप सपोर्ट यूज़ किया, वो सपोर्ट कैसे ये काम करता है, किस पॉइंट पे इंस्टॉल करिए इसको, कितने फेस से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये सब हमको पढ़ना है। अगर सरफेस स्ट्रक्चर है, अगर माइन कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो पिलर कितने रेंज तक छोड़ना चाहिए, एंगल ऑफ ड्रॉ कंसिडर करके, साफ्ट पिलर का क्या साइज होना चाहिए, स्टूप का क्या साइज होना चाहिए, ग्राउंड मूवमेंट और स्टाटा कंट्रोल की जो थियरी है उसको भी पढ़ना पड़ेगा हमें। और डिजाइन एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इन रॉक, जैसे गेट रूट की जैसे डिस्कस कर रहा था मैं। और स्टेबिलिटी के लिए हमें सपोर्ट का डिज़ाइन कैसे करना है, रेनफोर्समेंट कैसे करना है, वो सब देखना पड़ेगा। रूफ को मैनेज कैसे करना है, और उस केस में क्या करेंगे, अगर सपोज उस केस में क्या करेंगे, जिस केस में हम माइंड तो करते जा रहे हैं, ऐसे हम एडवांस करते जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो है आपका केव नहीं कर रहा है ना, केपेबिलिटी इसके पुअर है। केपेबिलिटी पुअर है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सो दैट कि हम इसकी केपेबिलिटी इंश्योर कर पाए। जैसे मान लो स्टार्टा आपका बहुत ही स्ट्रांग है, उस केस में फेस पे काम करते समय तो हमारे लिए ओके है कि ठीक है, जो गेट रूट है वो ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होंगे, स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन फ्रॉम द केविंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर केव करेगा तो उस केस में स्पैन लंबा हो जाएगा, स्पैन लंबा हो गया तो एयर ब्लास्ट के चांसेस बन जाते हैं, फेस बीटिंग के चांसेस बन जाते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है ये सब हमें देखना पड़ेगा। और किस केस में हम लोग बोलेंगे पुअर कैपेबिलिटी, कौन से पैरामीटर है वो सब देखना है इसमें। और यूज एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, तो शायद सही इसको कवर करें, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डेंजर फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ वाटर, इनंडेशन कैसे है, चास नाला एक एग्जांपल है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सम्प कैसे डिज़ाइन करें, कैचमेंट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, वाटर डैम, रिटेनिंग वॉल, ये सब। तो ये ब्रॉडली आपका सिलेबस है जो हमें कवर कर रहा है। और इसमें मैं स्टार्ट करूँगा अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, एक ओवरव्यू आज दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग लॉन्ग वॉल माइनिंग स्टार्ट करेंगे, एक सिंगल मल्टीपल हेडिंग गेट रूट ये सब डेवलप करते हुए। फिर एडवांसिंग रिट्रेटिंग क्या होता है, तो एडवांसिंग रिट्रेटिंग में भी डबल यूनिट क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लासेस में। ठीक, स्क्रीन विजिबल है, अभी किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा है? एक सेकंड में देख लेता हूँ आपके कमेंट्स। सर डीएड का क्लास है क्या? नहीं अजय, तो ठीक है आशीष सर, फर्स्ट क्लास है माइंड मेथड। बेसिकली डीजीएमएस की क्लास है आशीष, तो डीजीएमएस के लिए है, जो बच्चे ज्वाइन किए हैं ट्रायल क्लासेस से बेसिकली, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि ये चल रहा है ऐसे। आप भी पढ़ोगे, आपके लिए भी फायदा है, बट आपके लिए कोर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है, तो आप उसको ज़्यादा करोगे, कंसर्न कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक, तो एक ओवरव्यू। हाँ, तो मेथड ऑफ वर्किंग ब्रॉडली, कि हम कहाँ से एक्सकवेट कर रहे हैं ना, तो मेथड ऑफ वर्किंग को अगर मुझे कैटेगराइज करना है, तो मेथड ऑफ वर्किंग को कैटेगराइज करूँ मैं, तो क्या हम लोग सरफेस से एक्सकवेट कर रहे हैं, या फिर सरफेस को न टच करके हम एक एक्सिस बना रहे हैं और अंडरग्राउंड कोल को एक्सकवेट कर रहे हैं विदाउट रिमूविंग द ओवरबर्डन, उसको मैं बोलूँगा अंडरग्राउंड। जो हो रहा है इसको देखना, तो सरफेस है या फिर अंडरग्राउंड है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है मेथड ऑफ वर्किंग क्या है। तो ओपन कास्ट वर्किंग पहला, जिसमें ओवरबर्डन हम लोग रिमूव कर रहे हैं और पोल को एक्सपोज कर रहे हैं जो पोल से में, और उसके बाद वहाँ से एक्सकवेट कर रहे हैं। हाईली मैकेनाइज्ड वर्किंग है, प्रोडक्टिविटी बेटर है। और सेकेंड है अंडरग्राउंड वर्किंग, उसमें हम लोग एक एक्सेस बना रहे हैं, उसमें सरफेस पे जो ओवरबर्डन है उसको रिमूव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और उस एक्सेस के थ्रू जो डिपॉजिट है पोल की उसको एक्सेस कर रहे हैं। जैसे कि साफ्ट है, इंक्लाइंड साफ्ट है, वर्टिकल इंक्लाइंड हो गया, फिर उसके बाद एडिट है, उससे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, और उसके बाद फर्दर डेवलप कर रहे हैं सेकेंडरी वर्किंग, उसके बाद रिट्रीट करते हुए डिपिलरिंग और वो सब कर रहे हैं।
तो ओपन कास्ट वर्किंग को अगर मैं डिफाइन करूँ कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग कोल बाय एक्सपोजिंग इट आफ्टर रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक कॉल्ड ओवरबर्डन इफ एनी। तो इफ एनी का यूज़ करने का मतलब हो सकता है कुछ ऐसे सीम हो जो कि एक्सपोज जो पूरी जो कि पहले हुआ करता था, अब तो सैलो डेप्थ पे जो वर्किंग्स है पूरी की पूरी एक्सकवेट हो चुकी है। तो ये अभी केस नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो ओवरलाइंग रॉक है उसको रिमूव करते हैं और जो कोल सीम है उसको एक्सपोज करेंगे, और उसके बाद एक्सपोज करने के बाद उसको बेंच पे डेवलप करेंगे और वहां से एक्सकवेशन स्टार्ट करेंगे। It is mainly applied where coal exists as shallow depth so that the cost of OB removal is within limit. तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि सैलो डेप्थ के लिए एप्लीकेबल है ओपन कास्ट वर्किंग, लेकिन अभी तो अगर इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है या फिर कोई फॉरेस्ट से ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो क्योंकि अगर हम लोग हाई डेप्थ पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो हाई डेप्थ पे जाने के लिए हमें जो हाई वॉल है इसका या फिर ये जो स्लोप है इसका भी एक एंगल मेंटेन करना पड़ेगा, और उसको मेंटेन करने के लिए हमेशा ये जो एरिया एक्सपोज हो रहा है इसके अंडर में वो बहुत ज़्यादा होता है। बस एरिया एक्सपोजर ही एक फैक्टर नहीं है, सेकेंड केस है जो ओबी हम लोग डंप कर रहे हैं। अब ओबी डंप एक्सटर्नल भी हो सकता है या फिर इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल मतलब यहाँ से एक्सकवेट किया और जो एक्सपोज हुआ है उसको पीछे पीछे डंप करते चल रहे हैं। तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो मेजर इशू जो है हैंडलिंग ऑफ ओवरबर्डन अगर हम लोग हाई डेप्थ पे जा रहे हैं, और जो लैंड रिक्वायरमेंट है क्योंकि अभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लैंड और अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो लैंड स्कार्सिटी है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो लैंड स्कार्सिटी है। सेकंड है इसमें कि जब हाई डेप्थ पे जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओवरबर्डन होगा, क्या हमारा जो स्ट्रिपिंग रेशियो है, तो देखेंगे आगे क्या है, ऐसा एज्यूम करना हम लोग को पता नहीं है। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन रिमूव हो रहा है जो per ton कोल निकालने के लिए, क्या वो हमें अलाउ कर रहा है कि ये इसका जो ब्रेक इवन इस तरह से कि प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कि ओपन कास्ट से जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। सेकेंड जो मेथड है अंडरग्राउंड वर्किंग, जो कि इस क्लास का मेजर फोकस है, इस केस में मिनरल जो है हम लोग ऑब्टेन करते हैं विदाउट एक्सपोजिंग, एंड इन दिस केस द mineral is obtained without exposing द सरफेस। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है हमें कि मिनरल डिपॉजिट के लिए एक एक्सेस करें, एक्सेस बनाएं। तो अगर ये आपको याद होगा, अगर हिली एरिया में डिपॉजिट है तो उसके थ्रू एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस बना सकते हैं, सपोज डिपॉजिट कुछ ऐसे करके है तो वो एडिट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज सरफेस के बीनीथ है तो इंक्लाइन बना सकते हैं या फिर वर्टिकल शाफ्ट बना सकते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, और ये एप्लीकेबल कब होता है अंडरग्राउंड माइनिंग, ये तब एप्लीकेबल है जब ओपन कास्ट माइनिंग इज नॉट फिजिबल, या फिर किस किस रीजन की वजह से, या फिर टेक्निकल हो या फिर इकोनॉमिकल हो या फिर कोई और रीजन हो, जैसे इन्वायरमेंटल जो हम लोग बोल रहे थे कि सपोज फॉरेस्ट है वहाँ हमें ऐसा परमिशन नहीं मिल रहा है कि हम लोग एक्सपोज कर सकते हैं। तो जहाँ अंडरग्राउंड मेथड वहाँ यूज करेंगे जनरली जहाँ पे ओपन कास्ट फिजिबल ना हो। और डीप सीटेड डिपॉजिट, अगर डीप सीटेड डिपॉजिट है तो स्ट्रिपिंग रेशियो या फिर जो कॉस्ट ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल है वो इतना हाई हो जाता है कि इकोनॉमिकल नहीं होता है। इन दैट केस वी कैन यूज अंडरग्राउंड मेथड। जो अंडरग्राउंड मेथड है उसका हम बिगनिंग कैसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, और क्या, और लास्ट में जब हम लोग कोयला एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू जो प्रोसेस है उसको ब्रॉडली तीन कैटेगरी में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। पहला, जब सीम इन सिटू सीम की वर्जिन थी यहाँ पे, ऐसा एज्यूम करो यहाँ पे ये सीम ऐसे है, ये सरफेस है, और ये पर्टिकुलर किसी डेप्थ पे है। तो इसको पहला हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस बनाना पड़ेगा जो कि वर्टिकल शाफ्ट से है। अगर सैलो डेप्थ पे है या फिर मॉडरेट डेप्थ पे है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंक्लाइन बना के एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो इंक्लाइन बना के या फिर मैं एक्सेस कर लूँ इसको, या फिर वर्टिकल शाफ्ट बना के एक्सेस कर लूँ। अगर वो हिली में एरिया में डिपॉजिट है
या फिर वो हाई वॉल में डिपोजिशन है, जैसे कि अट्रियाला वाला अगर एग्जांपल याद हो, अट्रियाला लॉन्ग प्रोजेक्ट, तो उस केस में एडिट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो ये जो पूरे स्टेजेस हैं उसको ब्रॉडली हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्सेस, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा डिफल्टरिंग। एक्सेस में जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम लोग सरफेस से कोई एक एंट्री बनाएंगे जो कि इसको पोल को एक्सपोज कर पाए या टच कर पाए, और उसके बाद वहाँ एक्सेस करने के बाद हम लोग डेवलपमेंट वर्क करते हैं। जैसे कि आप सैप पिलर डेवलप करेंगे, फिर लेवल गैलरीज डेवलप करेंगे या फिर एंट्रीज, लेवल के बाद डिप्राइज, मेन डिप्राइज और कंपेनियन डिप्राइज गैलरीज, और उसके बाद फर्दर हम लोग पैनल फॉर्म में डेवलप करेंगे, या फिर ओपन सिस्टम होगा तो ओपन सिस्टम में पिलर सीधा डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के केस में ज़्यादा प्रोडक्शन होता नहीं है, 20 to 30%। मेजर प्रोडक्शन जो होगा टिफिलरिंग के केस में, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो पिलर हमने डेवलपमेंट स्टेज में डेवलप किया था उसको धीरे धीरे करके एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, तो दैट विल कॉल टिफिलरिंग। और ये फाइनल स्टेज ऑफ एक्सट्रैक्शन है, या फिर सेकेंडरी माइनिंग भी बोलते हैं इसको, जिसमें मेजर प्रोडक्शन जो होता है वो होता है। कमिंग टू द एप्लीकेबिलिटी कंडीशन, जो ओपन कास्ट माइनिंग है या फिर अंडरग्राउंड माइनिंग है, इनकी ओपन एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है? एक सेकंड, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ। लाइव चल रहा है, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम भी कवर करेंगे आशीष। सर फैन का आ रहा है, आपका आवाज़ कम आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक सेकंड। बिल्कुल अभी सही है। आवाज़ क्लियर है। बिल्कुल। ओके, तो मुझे बीच बीच में देख भी लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम भी कवर करेंगे। किसका क्वेश्चन था ये? ठीक है, ठीक है। आशीष, हाँ, प्रॉब्लम भी कवर करेंगे, बिना प्रॉब्लम के तो कैसे ही कर सकते हैं। तो जो जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं या फिर जो हमें लगते हैं कि नहीं ये आ सकते हैं, उसको कवर करते चलेंगे। तो पहला एक ब्रॉडली ओवरव्यू दे दें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसका बैकग्राउंड कैसा है या फिर क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है आप लोगों की। तो अपने साइड से हम ऐसे कवर करेंगे कि पहले जनरल ओवरव्यू, फिर उसके बाद डिटेल्ड रहेगा आगे। डिटेल्ड में कि कैसे कर रहे हैं एग्जैक्टली exactly, जैसे अगर मुझे डेवलपमेंट की बात करनी है, एंट्रीज की, तो डेवलपमेंट में हम लोग कैसे करेंगे आगे। हाँ सर, क्या ओपन पिट ओपन कास्ट माइनिंग करने के बाद बिलो बेंच के थ्रू अंडरग्राउंड में माइन कर सकते हैं? हाँ हाँ, करते हैं ना। जैसे आशीष, में एक एग्जांपल दूं आपको, एड्रियाला लॉन्गवॉल प्रोजेक्ट आपने सुना होगा इसके बारे में। तो उस केस में ओपन कास्ट माइन से तो हमने कर लिया था एक्सकेवेट, उसके हाईवाल में जो कोल सीम बची थी, चार सीम्स हैं वहां पे। तो एक सीम मैं इलस्ट्रेट कर देता हूँ, शायद आपको क्लियर हो जाए। तो करते हैं ऐसा हाई वॉल के लिए, जैसे हाई वॉल में बहुत कोल बच जाता है ना। तो इसमें करते हैं आशीष, जैसे उसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। इसमें पता नहीं लाइन क्यों आ जा रही है, फर्स्ट क्लास है मेरा इस पे, तो दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, मैनेज कर लेना। तो जैसे यहाँ पे अगर जो डिपॉजिट है, इसके फर्दर जो हाई वॉल इसी को बोलते हैं ना, कि जो साइड में ये बचा, जो ये भी बेसिकली एक स्लोप ही है, बेंच ही है अगर ओवरऑल बात करूँ तो। छोटे छोटे बेंचिंग, सब बेंचिंग जो होता है उसको हम लोग बोलते थे, जहाँ से हम लोग एक्सकवेट करते हैं। अदरवाइज पूरा ओवरऑल मिला के
एक बेंच बनाएगा जिसका हाइट पूरा ये वाला कंसिडर करेंगे, और इसके अंदर जो सीम्स हैं उधर एक्सटेंड करके थोड़ा सा यहाँ तक एज्यूम करना, या फिर अंदर डिप कर रहा होगा, कोई जनरली फ्लैट ही होता है, और डिप कर रहा है तो उसके लिए अलग मेथड यूज करेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं एडिट, कर सकते हैं एडिट, और उसका इंक्लाइन का दोनों का कॉम्बिनेशन में बोल सकता हूँ, या फिर एडिट बोल सकते हैं अगर परमिशन हो तो। अदरवाइज एड्रियाला में हमने जो लॉन्ग बॉल यूज किया है, सर ये सुपर से रॉक क्या होता है, सुपर जेसेंट की पहले तो स्पेलिंग थोड़ा सा आप विपुल देख लेना। जो ओवरलाइंग स्टार्टा है ना उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे सुपर जेसेंट है और सब जेसेंट है, तो दो कैटेगरी हो गई ना। तो जैसे कोयले का, सपोज इसमें इशू आ रहा है ना, तो भावनाओं को समझना आप। तो जैसे पहले तो हमें पता है टेबुलर डिपॉजिट है कोयले वाला तो यहाँ पे अलग अलग बेड होंगे, ओवरलाइंग स्ट्रैटा है इसमें अप टू सरफेस, यही होगा। लाइकवाइज नीचे भी होगा ना इसमें, नीचे भी ऐसे करके सीन्स होंगी। तो अगर इसको मैं मान लेता हूँ मेरी सीन, तो इसके ऊपर वाले जो स्टार्टा है इसको बोलेंगे सुपर जेसेंट, और नीचे वाले इसके जो स्टार्टा है उसको बोलते हैं हम लोग सब जेसेंट। ठीक। तो सुपर जेसेंट उसको या फिर सुपर इनकम्बेंट बोलते हैं दोनों, या फिर ओवरलाइंग स्टार्टा बोल लो, तो बात एक ही होगी कुल मिला के। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। एक्ट में बोला है कि इसके ऊपर ओपन कास्ट माइन, और इसके ऊपर ओपन कास्ट माइन और इसके नीचे, नहीं आप पूरा पढ़ो बिल्कुल, बस एक वर्ड नहीं उसके ऊपर का कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ो। तो सुपर जेसेंट की जो वो डेफिनेशन वहां पे दिया होगा, जो जनरल मीनिंग है इसका यही पे है, और सुपर जेसेंट किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा है वो भी जरूरी है। हाँ, डिक्लाइन या स्पाइरल के थ्रू भी लेवल बना सकते हैं। तो जनरली मेटल माइन, आशीष ये जो आप डिक्लाइन बोल रहे हो, तो उसमें डिक्लाइन बनाते हैं, रैंप टाइप होता है, फिर उसके बाद लेवल के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं ना। क्योंकि मेटल माइन में वो जो आपका डिपॉजिट होता है उसका नेचर अलग है बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो, और उसका जो डिप है वो भी अलग होता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग वो रैम बनाया या फिर डिक्लाइन बनाया, और वहां से हम लोग सीधे एक्सेस कर पा रहे हैं लेवल बना बना के। सर आज मेरा फर्स्ट क्लास है, कितने बजे तक क्लास होता है? ब्रिजेश, चलेगा 8 से 9, आज ये भी फर्स्ट ही क्लास है इसीलिए ट्रायल रखा है हमने। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपके डाउट क्लियर होंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक। हाँ, तो ओपन कास्ट माइनिंग हम लोग कहाँ यूज करेंगे, अंडरग्राउंड माइनिंग कहाँ यूज करेंगे? तो पहला जैसा कि बोल रहे थे, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होना चाहिए, जो कि आज के कंडीशन में मेजर कंस्ट्रेंट यही है, लैंड की अवेलेबिलिटी। इसीलिए जैसे कि अगर मान लो दो चीजें हैं, अगर करंट सिनेरियो की बात करूं, तो करंट डेवलपमेंट है इसको समझते हुए चलते हैं, बाकी ये सब तो कंडीशन हर जगह मिलती होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, पहला तो डेप्थ जो है आपका वो इंक्रीज कर रहा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। शैलो डेप्थ जो भी रिजर्व थे कोल हमने एक्सकवेट कर लिया, अभी तक मॉडरेट डेप्थ भी टच कर लिया। अभी जो हाई डेप्थ है उसको एक्सकवेट करने की बारी आ गई है। जब हाई डेप्थ पे जा रहे हैं तो फिर वही केस है कि हाई डेप्थ में जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन ज़्यादा रिमूव होगा। और अगर हम लोग एक्सटर्नल डंप पे जा रहे हैं, कि यहाँ से रिमूव करके बाहर रखा, तो जैसे आपने देखा होगा जिन्हों जो भी माइन विजिट किए होंगे, तो पूरा वो पहाड़ टाइप बन जाता है ना डंप। तो इसको हैंडल करना, इसके लिए लैंड होना, फिर इसको पूरा मेंटेन करना, ये एक अलग चैलेंज है। अगर हाई डेप्थ है तो ज़्यादा ओवरबर्डन होगा, और उस लैंड को रखना कितना हाइट होना चाहिए कि ये भी फेल ना करे, क्योंकि ये अपने आप में एक हज़ार्ड है। और किस एंगल पे हो, एक और इस ऐसा तो नहीं है कि हम लोग स्टीप कर पाएंगे, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे होना चाहिए, तो कितना मैक्सिमम हाइट हम लोग मेंटेन कर सकते हैं कि ये डंप जो स्टेबल है, ये सब एक चैलेंज है। तो लैंड उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक। क्योंकि लैंड ये तो डैमेज कर रहा है।
दूसरा जो है एरिया ऑफ द डिपॉजिट। तो जो अगर हाई ओपन कास्ट माइन जाना है तो क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है, सपोज आपने एक प्रोजेक्ट लिया कोई भी और उसमें डिपॉजिट जो है बहुत छोटा है, तो अगर हमने मान लो सॉइल डंपर खरीद दिया, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है ना, कि इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा है मशीनरी पे, तो उस केस में अगर बड़ा डिपॉजिट होगा तभी वो प्रॉफिटेबल हो पाएगा ये बिजनेस। अदरवाइज वो अगर छोटा डिपॉजिट है तो प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं होगी। तो इसके वजह से जो डिपॉजिट है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए या फिर रिलेटिवली बड़ा होना चाहिए, और वो तो हम ब्रेक इवन से हम लोग निकाल लेते हैं, आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत। तो तभी ये जस्टिफाइड है इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज नहीं है। ठीक, एक बार रेट लेता हूँ। As coal has been excavated by its exposition by removing the overlying burden, hence the land is damaged. Also, land is needed for piling of overburden, thus removed, and for other purposes. Hence, the first important criteria for application of surface mining is availability of free land. जैसा कि मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ द डिपॉजिट, क्योंकि ओपन कास्ट माइन प्रोडक्टिव है, सो इट मस्ट हैव सफिशिएंट रिजर्व टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट मेड। लाइफ ऑफ हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स, लाइफ ऑफ द माइन एटसेट्रा। ठीक, कि जो हमने मशीन लिया ऐसा ना हो हम उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक तरह से लॉस ही होगा। थर्ड चीज जो है स्ट्रिपिंग रेशियो। तो स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, पहले इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन टू बी एक्सकवेटेड फॉर गेटिंग 1 टन ऑफ कोल। तो स्ट्रिपिंग रेशियो का जो डेफिनेशन और या फिर फॉर्मूला हो जाएगा, स्ट्रिपिंग रेशियो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन डिवाइडेड बाय द टन ऑफ कोल। ठीक, तो economically open cast mining may be extended up to depth where the cost of mining coal and removing overburden does not exceed the cost of mining by underground। तो वो कहाँ तक माइन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि ओपन कास्ट माइन जो है हाईली प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव इन द सेंस इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, कि मतलब जो बोलते हैं ना ओएमएस, आउटपुट पर मैन शिफ्ट, अगर मशीन का टर्म में बात करूँ तो इसकी बहुत ज्यादा है, और जो अंडरग्राउंड मेथड है वो कम है। तो एक ही मेथड है अंडरग्राउंड में जो कि कॉम्पीट कर सकता है ओपन कास्ट से, वो है लॉन्ग वॉल माइनिंग। और लॉन्ग वॉल माइनिंग की कंडीशन इंडिया में उतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज ऑफ जो लैक ऑफ नॉलेज बोल लो या फिर एक्सपर्टीज उतना नहीं है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो डिपॉजिट है वो इतना है नहीं कंड्यूसिव हमारे लॉन्ग वॉल माइनिंग के लिए। तो उसकी वजह से और कुछ पास्ट में फेलियर है लॉन्ग वॉल में, दैट इज वाई इट ऑल्सो डिस्करेजेस अस ना, कि हम लोग इसके लिए नहीं जाते हैं जनरली। लेकिन फ्यूचर वही है, उसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा। और ग्रेडियंट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ कोर्स ये जेंटली डिपिंग होना चाहिए, तभी हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग कर पाएंगे, क्योंकि जो हैवी अर्थ मशीनरीज हैं उसके लिए बेटर स्टेबिलिटी कंडीशन प्रोवाइड करता है। थिकनेस ऑफ द डिपॉजिट, थिक और हाईली थिक सिम होगी तो ऑफ कोर्स ज़्यादा फेवरेबल है ओपन कास्ट माइनिंग के लिए। और इस केस में जो एक्सट्रैक्शन है, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो होगा कितना हो सकता है, मैक्सिमम 100 हो सकता है, क्योंकि एक्सपोज्ड है। लेकिन एक चीज याद रखना, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन में जो रिकवरी हम लोग बोल रहे हैं ना, क्योंकि हाई वॉल में कुछ ना कुछ कोयला छूट जाएगा तो वो तो कम ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करूँ तो वो 100% हो सकता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जैसे कि हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप खुद ही एक कॉमन सेंस से कंपेयर करके देख लो। ओपन कास्ट माइनिंग में जो मशीनरी पे कॉस्ट है, अगर मान लो सॉवल डंपर कॉम्बिनेशन हमने डिसाइड किया कि हम लोग यूज करेंगे, ठीक, किसी ने डिसाइड किया किसी दूसरे वाले के लिए कि बकेट वाले एक्सकेवेटर यूज करेगा, किसी और उसमें ड्रैग लाइन भी है, किसी ने डिसाइड किया उसमें ड्रैग लाइन भी चाहिए ओवर बर्डन को हैंडल करने के लिए। तो इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो आपके अंडरग्राउंड मेथड में। सपोज सेमी मैकेनाइज की बात करूँ, एलएसटी है हमारे पास, एसडीएल है, तो हम लोग कट कर रहे हैं उसके बाद इससे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ड्रिल ब्लास्ट करके, और उसके बाद कंटिन्यूअस माइनर है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है और जो सॉइल डंपर का जो इन्वेस्टमेंट है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ऑफ कोर्स इस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा ओपन कास्ट माइनिंग। और क्योंकि बेसिकली हम लोग को जो ओपन कास्ट माइनिंग है तो मेजरली प्रोडक्शन जो होता है मशीन से ही के थ्रू होता है, ज़्यादा इसमें वर्कर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे एज कम्पेयर टू आपके अंडरग्राउंड मेथड में। और इसके लिए आपको हाईली स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता है ओपन कास्ट के लिए। तो हमारे पास स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है या नहीं वो भी डिसाइड करेगा कि हम ओपन कास्ट के लिए जा सकते हैं या नहीं। ग्रेड ऑफ कोल, क्योंकि हम पूरा एक्सपोज कर दिया उसके बाद एक्सकवेट कर रहे हैं,
तो लो ग्रेड ऑफ कोल भी है तो वो भी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है ओपन कास्ट माइनिंग से, जो कि अदरवाइज अंडरग्राउंड मेथड ऑफ माइनिंग से न पॉसिबल हो। एंड गैसीनेस ऑफ द कोल सीम, तो अगर हाईली गैसी सीम है तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं है उसका, क्योंकि हमने एक्सपोज कर दिया उसके बाद एक्सकवेट कर रहे हैं। अगर हाई डेप्थ पे है तो ऑफकोर्स उसमें भी कुछ वेंटिलेशन चैलेंजेस आएंगे ओपन कास्ट माइनिंग में भी, लेकिन वो इजीली हैंडल किए जा सकते हैं एज कम्पेयर टू द अंडरग्राउंड मेथड में। अब अंडरग्राउंड मेथड में भी जैसे हाईली गैसी है और बोर्ड एंड पिलर है और या फिर लॉन्ग वॉल माइनिंग है, तो दोनों केस में, क्योंकि लॉन्ग वॉल में बस क्या होता है, लॉन्ग वॉल में आप लोग को इतना तो आइडिया होगा ही, मैं जूम करता हूँ। लॉन्ग वॉल में अगर मैं एक जनरल लेआउट बताऊँ, तो ये एंट्री होगी, ये फेस होगा यहाँ पे, तो ये मैं मान लेता हूँ टेल गेट है या ये मेन गेट है, ऐसे करके मान लेता हूँ, एजम्पशन है बस, और ये फेस है। तो एक लॉन्ग वॉल फेस में क्या है, ये टेल गेट एंट्री मेंटेन कर रही है, फेस है, और उसके बाद मेन गेट एंट्री। प्रॉपर वेंटिलेशन किसका इंश्योर करना है इसका, तो इनटेक हम मेन गेट से ले रहे हैं और रिटर्न यहाँ से टेल गेट्स के थ्रू जा रहा है। और ज़्यादा इसमें वेंटिलेशन लॉसेस नहीं है ना, जैसे कि वुडन पिलर रहता तो सपोज यहाँ पे पिलर्स रहता और उसके बाद इधर से लीकेजेस कुछ होते, तो वेंटिलेशन एफिशिएंसी उसमें ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू लॉन्ग वॉल वाले में। तो हेलिक एसिड के लिए भी अगर कोई क्वेश्चन करे तो लॉन्ग वॉल को ज़्यादा मैनेजेबल है इजिली एज कम्पेयर टू द बोर्ड एंड पिलर मेथड जो है। और लॉन्ग वॉल में भी एडवांसिंग रिट्रीटिंग में बात करते हैं तो रिट्रीटिंग टाइप ज़्यादा इजिली मैनेजेबल है एज कम्पेयर टू द एडवांसिंग टाइप। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे डिस्करेज नहीं होना ना कि ऐसा कूद जाए छत से जाके। हाँ, सर अपर लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आशीष किसकी बात कर रही है मुझे क्लियर नहीं है। थैंक यू, मेरे वेंटिलेशन की क्लास स्टार्ट हो गई है, हाइवर मैंने हाई वॉल माइनिंग आशीष ऐसा कुछ है नहीं। तो हाई वॉल माइनिंग में ऐसा एज्यूम कर लो कि हमने ऐसे ओपन कास्ट कर लिया, ओपन कास्ट किया तो उसके बाद में जो साइड में जो स्लूप बचा उसके नीचे मान लो कोयला बचा हुआ है, तो उस कोयले को कैसे उसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी तो प्रॉफिटेबल होगा ना कुछ, उससे भी कोयला निकलेगा, बहुत ज़्यादा कोयला वो भी लॉक्ड अप होता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग जो है हाई वॉल माइनिंग यूज कर सकते हैं। और हाई वॉल माइनिंग मतलब कि वो जो हाई वॉल है या फिर जो ओपन कास्ट का ये जो स्लूप बचा हुआ था उससे जो कोयला निकाल रहे हैं उसको हाई वॉल बोलते हैं। जो मेथड यूज कर सकते हैं वो तो अलग अलग हो सकते हैं ना, जैसे लॉन्ग वॉल यूज कर रहे हैं एलपी में जैसा कि मैंने बताया, तो वहां से भी कर सकते हैं। हाई डेप्थ का रीजन ये वीक या रॉक क्वालिटी या, हाँ यस लॉन्ग वॉल रिटायरिंग नहीं है, आपने वो टाइपो मिस्टेक होगा, मैं एज्यूम करता हूँ। लॉन्ग वॉल रोटेटिंग बेस्ट होता है, ऑफ कोर्स बेस्ट होता है, क्योंकि स्टार्टर कंडीशन मतलब स्टार्टर ज़्यादा मैनेजेबल होता है इन केस ऑफ रोटेटिंग। लेकिन किसी किसी केस में एडवांसिंग ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, लेकिन ऑब्सोल्यूट है ना ये, एब्सोल्यूट मतलब कि एकदम गायब ही हो गया है, ऑब्सोलीट हो चुका है ये लॉन्ग वॉल रोटेटिंग एडवांसिंग। हर जगह भी लॉन्ग वॉल रोटेटिंग ही यूज़ करते हैं। सर डिफ के रीज़न से ये नॉलेज वीक या रॉक क्वालिटी या हाई गैसीमाइन वो में भी, तो अगर रॉक स्ट्राटा अगर वीक है, सपोज बहुत ही वीक है, फाइबर टाइप है, सेम के ऊपर वाला स्ट्राटा, तो ओपन कास्ट मेथड में तो हमको रिमूव ही करना है उसको, तो वो तो और इजिली मैनेजेबल है। तो ओपन कास्ट माइनिंग में अगर स्टार्टअप वीक है तो ऑफकोर्स एक एडवांटेज ही है, तो उस केस में हमको कोई दिक्कत नहीं, इजिली हम लोग मैनेज कर पाएंगे। हाँ अगर वीक है तो उस केस में फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, बोर्ड एंड पिलर अंडरग्राउंड में या फिर लॉन्ग वॉल माइनिंग। बोर्ड एंड पिलर में ज़्यादा एक्सपोज्ड है क्योंकि नंबर ऑफ एंट्रीज आपकी बहुत ज़्यादा है उसमें, तो उस केस में लॉन्ग वॉल माइनिंग ज़्यादा बेटर सूट करेगा। ठीक, रैंक ऑफ कोल, तो जैसे कि क्वालिटी डिटोरिएशन होता है ओपन कास्ट माइनिंग में, मिक्सअप हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उस केस में कि अगर ज़्यादा हमको ये इंश्योर करना है कि मिक्सअप होने के बाद भी वो अपने मार्केट में जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर थर्मल पावर प्लांट की कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसको सेटिस्फाई कर पाए। अब आते हैं जो मेन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड मेथड ऑफ कोल माइनिंग। तो ब्रॉडली और मेजरली जो दो बेसिक मेथड है वो बोर्ड एंड पिलर है और लॉन्ग वाल है, और स्पेशल मेथड है जिसमें जैसे मैं हाई वॉल वाला भी डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ, कि हाई वॉल के अंदर या फिर जो स्पेशल एक्सक्लूसिव माइनिंग मेथड है वो यूज कर ले, या फिर लॉन्ग वॉल है वो भी यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही स्पेशल मेथड में इंक्लाइंड स्लाइसिंग है, हॉरिजॉन्टल सब लेवल केविंग, ब्लास्टिंग गैलरी। तो ब्लास्टिंग गैलरी बेसिकली किसका है, बोर्ड एंड पिलर का एक्सटेंशन हो जाएगा।
क्योंकि हम नीचे वाले लेवल पर डेवलप किए, ऊपर बड़े बड़े होल्स ड्रिल करके उसको ब्लास्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसको रिमूव कर रहे हैं। हाइड्रोलिक माइनिंग वाटर का यूज करके हम लोग एक्सकवेट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कंडीशन इंड्यूस फेवरेबल है हाइड्रोलिक माइनिंग के लिए, वो भी सब देख सकते हैं। सब लेवल केविंग लॉन्ग वॉल माइनिंग में जैसे नीचे वाला कर दिया और ऊपर वाला कोल अपने आप एक्सकवेट कर रहा है, तो थिक सीम अगर है तो उसके लिए हम लोग कैसे माइन करेंगे, ये सब स्पेशल मेथड में आ जाएगा, वो डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। बोर्ड एंड फिलर मेथड पे आते हैं। तो बोर्ड एंड फिलर में जैसा कि मैंने बताया कि दो डिस्टिंक्ट फेजेस हैं इसके, पहला है डेवलपमेंट, सेकेंड है डिपेलरिंग। तो डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, और उससे पहले वाले जो बोर्ड एंड पिलर की मैं बात करूं, सीधे डेवलपमेंट की बात करूं या फिर एक्सेस की बात करूं, तो एक्सेस किया हमने किसी के थ्रू, एडिट के थ्रू, इंक्लाइन के थ्रू, वर्टिकल इंक्लाइन शाफ्ट किसी के थ्रू एक्सेस किया। उसके बाद शाफ्ट बॉटम या फिर पिट बॉटम बोल लूँ उसको, प्रॉपरली डेवलप किया, शाफ्ट पिलर डेवलप किया। और उसके बाद हम लोग पैनल फॉर्म में या फिर ओपन सिस्टम फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम लोग डेवलपमेंट पे आ गए। अब डेवलपमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एंट्रीज ड्राइव करेंगे। तो डेवलपमेंट में बोर्ड एंड पिलर की बात करते हैं, तो उसमें क्या करना है हमें, तो बोर्ड एंड पिलर में, तो ये पैनल सिस्टम में बात कर रहे हैं ना, एंट्रीज ड्राइव करते चलेंगे और पर्टिकुलर एक साइज का पिलर रहेगा। ये साइड में क्यों आ रहा है, ये मुझे क्लियर नहीं है। ठीक, एक क्रूड सा एग्जांपल है। तो हम ये एक्सकवेट करते चलेंगे अपने आप, फिर उसके बाद ये बीच बीच में कोयला छोड़ते चलेंगे, तो ये पिलर हो जाएगा। और जो गैलरीज हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड इसी के लिए है। और जो रूम एंड पिलर है, इसी का जो हम लोग बोलते हैं कि अल्टरनेटिवली यूज करते हैं रूम एंड पिलर मेथड। या फिर ये मैं ये भी बोल सकता हूँ, रूम एंड पिलर में जो गैलरी की साइज है रिलेटिवली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द बोर्ड। तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हो सकता है, अदरवाइज हम लोग यूज करते हैं बोर्ड एंड पिलर या फिर रूम एंड पिलर, क्योंकि जो ब्रॉड डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो लगभग लगभग सिमिलर है, दोनों में सेम है बेसिकली। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज दोनों सेम है। डिपिलरी में क्या करेंगे, जैसे ही हमने पूरा डेवलप कर लिया पैनल, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि जो पिलर है इसको भी एक्सट्रैक्ट करें। तो उसको या फिर स्प्लिट करें, स्लाइसिंग करें, एक्सकवेट करते हुए चल रहे हैं। कंटिन्यूअस माइनर है तो उसके लिए अलग से यहाँ पे हम लोग करते हुए चल रहे हैं, एक्सकवेट करते हुए चल रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ डिपिलरिंग भी है, आगे डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट में आते हैं। डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ ड्राइविंग ए सीरीज ऑफ नैरो रोड या फिर गैलरी parallel to each other from the main entry shaft or incline, separated by solid block of coal, either rectangular, square or rhombus shaped, called pillar. This process of development is known as the first working. तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्किंग में बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ये जो गैलरीज हैं या फिर नैरो रोड जो इसको बोल रहे हैं हम लोग, वो एक्सकवेट करेंगे और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। डिपराइज गैलरीज बोलते हैं, या फिर अगर ये स्ट्राइक का डायरेक्शन है तो उसको हम लोग, ये स्ट्राइक है और ये डिप, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो स्ट्राइक गैलरीज होंगी या फिर डिप राइज गैलरी होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका नोमेनक्लेचर करते हैं कि लेवल 1, लेवल 2, या फिर डिप राइज गैलरी 1, डिप राइज गैलरी 2। और जब हमको डेवलप कर रहे हैं तो उसके बीच में कितना ये स्पेसिंग है, डिप राइज गैलरी या फिर लेवल गैलरीज जो हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बचेगा, जो सॉलिड पुल बचेगा, वो रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, स्क्वायर शेप भी हो सकता है, और रोम्बस शेप भी हो सकता है। तो रोम्बस जो होता है ज़्यादा फेवरेबल है, जो हम लोग यूज करते हैं ना टर्म, कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना स्टेबिलिटी इसकी नहीं है एज कम्पेयर टू जो स्क्वायर वाला है। लेकिन किसके लिए फेवरेबल है ये, जो मशीन की मैन्युवरेबिलिटी है। ये थोड़ा सा लाइन आ जाए, करो मैनेज कर लो। तो मैनुवर करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है रोम्बस के लिए, लेकिन जो एजेस हैं उसके उतना स्टेबल नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, जो कि स्टार्टअप कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से एक डीमेरिट है। The pillars are formed or extracted at a later stage, either after development of the whole mine or particular area in the mine. ये पिलर एक्सट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं डिपिलरिंग, या फिर सेकेंड वर्किंग या फिर सेकेंडरी वर्किंग भी बोलते हैं। पूरा माइन जैसे हमने डेवलप कर लिया या फिर एक स्टेज में डेवलप कर लिया, एक साइड में डेवलप हो गया, सेकंड साइड में हम लोग कर रहे हैं डेवलपमेंट, तो उधर से डिपिलरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेवल गैलरीज क्या होती है,
द रोडवे ड्रिवन अलोंग द स्ट्राइक लाइन ऑफ द कोल सीम इज नोन एज लेवल गैलरी, या फिर सिंपल लेवल बोलते हैं उसको। जो लेवल है एक माइन में, उनको जनरली हम लोग फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो 1L 2L 3L ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। और